नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अमर उजाला बोनस। देखिए, आज जगह नई है, तौर तरीके थोड़े नए हो सकते हैं। आज मैं और द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी दोनों लोग मुंबई स्टूडियो से जुड़े हैं। आज ये पहला ऐसा संयोग है जब हम दोनों लोग देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हैं और ये तय किया गया कि दोनों लोग मिलकर मुंबई से ही ये शो करेंगे। अंदाज नया हो सकता है, तौर तरीके नए हो सकते हैं, जगह नई हो सकती है, लेकिन पुराना क्या होगा? पुराने होंगे तेवर, पुराना होगा विश्लेषण। और आपके लिए तैयार किया गया फुल पैक्ड, खूब सारी खबरों के साथ, बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल खबरों के साथ तैयार किया गया ये बुलेटिन। बहुत सारी खबरें हैं जिनके विश्लेषण के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी बड़ी खबरों को हमारी टीम ने शामिल किया है। पहली खबर जो है वो खबर होगी दरअसल साइबर फ्रॉड से जुड़ी। सरकार ने 9 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर्स और 2-2.5 लाख से ज्यादा आईएमआई नंबर, यानी कि जो मोबाइल में होते हैं, उन पर रोक लगा दी, उनको बंद कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? क्या जरूरत आ पड़ी? क्या इसके जरिए हासिल हो पाया? और सरकार ने ये जानकारी जब संसद में दी तो इससे क्या कुछ पता चला? कौन से सिम ये हैं, ये अंशुमान जी से समझेंगे। दूसरी बड़ी खबर जो है वो ऑर्गेनिक फसलों से जुड़ी है। ऑर्गेनिक फसलों के लिए अलग से एमएसपी आएगा। सरकार ने कहा है कि जो ऑर्गेनिक फसलें हैं, जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाएंगी, वो महंगी बिकनी चाहिए। भाई, इससे क्यों? भाई, प्रोत्साहन मिले, लोग ऑर्गेनिक खेती करें। तो सरकार ने कहा कि इसके लिए अलग से आपको एमएसपी मिलेगी, ज्यादा बड़े दाम मिलेंगे। इसके बाद अगली खबर होगी, एक कंपनी है अमेरिका की, वाइसराय। आपको पता होगा, वेदांता के लिए उन्होंने रिपोर्ट निकाली। अब उन्होंने एक नया खुलासा किया है। उनका ये कहना है कि ये कंपनी भाई कर्ज लेकर डिविडेंड दे रही है। देखिए, अपने तरीके का नया मामला है, रॉबिनहुड टाइप का मामला है। कर्ज लेके निवेशकों को पैसा बांट रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही आरोप क्यों है? क्या कुछ इसकी तह में है, क्या कुछ इसके भीतर है, ये हम जानेंगे। इसके बाद जो हम अगली खबर जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो उसके तार जुड़ते हैं अमेरिका से। क्यों? ईडी ने मिंत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है। 1655 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। अमेरिका से मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मिंत्रा अब दरअसल कंपनी है वॉलमार्ट की, जो जुड़ती है जाके अमेरिका से। अब आप समझिए ये कितने नाजुक समय पे खबर आई है जी। अमेरिका का और भारत की जब ट्रेड डील पर चर्चा चल रही है, तब ईडी ये कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ मायने हैं? डुके छुपे इसके मतलब क्या हैं, ये हम जानेंगे। इसके बाद एक बड़ी अहम खबर जो है वो होगी चीन के वीजा से जुड़ी। जी हां, भारत ने 5 साल बाद चीन के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा खोल दिया। ये मेहरबानी क्यों? इसके पीछे की तह खोलेंगे। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके गए हुए हैं, समझौता हो रहा है, एफटीए हो रहा है। इसकी परतें खोलेंगे कि इसके भीतर क्या है, इसके अंदर क्या छिपा है, और इस डील से क्या फायदे भारत को और क्या फायदे यूके को होने वाले हैं, ये बात आज हम जानेंगे। और अंत में एक खबर जो होगी वो अमेरिका से होगी। अमेरिका की खबर यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रंप ने का एक रेस शुरू हो गई और इस रेस में हम सबसे आगे निकलेंगे। इससे जुड़े 3 ऑर्डर साइन किए हैं। क्या ऑर्डर हैं, कैसे आगे निकलने की तैयारी है, क्या कुछ है, इसको भी जानेंगे, समझेंगे। फिलहाल पहली खबर का रुख करते हैं, जो खबर है मोबाइल फोन को रोकने से जुड़ी, बंद करने से जुड़ी। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इस तरह के फ्रॉड के इस्तेमाल में हुए 9 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर और 2.5 लाख से ज्यादा आईएमईआई नंबर ब्लॉक किए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में यह जानकारी दी गई। जानकारी में पता चला कि सरकार फ्रॉड को लेकर उसके पास जो शिकायतें आई 18 लाख, और इन शिकायतों पर जब कार्रवाई की गई तो 5500 करोड़ रुपए के फ्रॉड को रोक दिया गया। ये सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई, संसद में कहा कि देखो भाई, हमने 5500 करोड़ रुपए उन लोगों के बचा लिए जिनके साथ फ्रॉड होने वाला था किसी मोबाइल नंबर या किसी सिम कार्ड के माध्यम से। सर, ये कौन से सिम थे जिन्हें बंद किया गया?
अपने आप में ये पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सिम बंद किए गए हैं। और ये सारा कुछ संभव हुआ, सरकार ने एक सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, काफ़ी लंबा सा नाम है। इस सिस्टम में अभी सुविधा है कि यदि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, आपको डिजिटल अरेस्ट के लिए फ़ोन आता है या आपको स्पैम भेजा जाता है, तो उसकी सूचना आप यहाँ दर्ज करा सकते हैं। तो अब ऐसा हुआ पहली बार जब सरकार के पास फ्रॉड की शिकायतों का डेटाबेस बना, और उस डेटाबेस से ये आंकड़े निकले, जिन आंकड़ों में से 9 लाख के आसपास, करीब 9,42,000 सिम को बंद किया गया और 2,63,000 IMI नंबर को डिस्कनेक्ट किया गया। ये कार्यवाही इस पोर्टल के जरिए की गई है। इसके अलावा आंकड़े ये भी बताए गए सरकार की तरफ से, जो इस सेंटर से के जरिए सूचना पाई गई, उसमें यह था कि करीब करीब 10,599 लोगों को, 10,600 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और यह शायद एक बड़ा नंबर है भारत में साइबर फ्रॉड को लेकर, करीब 11,000 लोगों को अरेस्ट किए जाने का। 26,000 से ज़्यादा लिंकेजेस पाए गए टेली मार्केटियर और बाकी चीज़ों के साथ, और करीब करीब 63,000 साइबर क्राइम असिस्टेंस दिए गए हैं। संख्या कितनी बड़ी है, कितनी मैसिव है, आप ये समझ सकते हैं। 18 लाख ये वो हैं जो सूचना दे पा रहे हैं, जिनकी सूचनाएं सरकार के पास पहुंच रही, जिन्हें पता है कि साइबर क्राइम रिपोर्ट किया जाता है। लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी सूचनाएं बिल्कुल उपलब्ध नहीं है और जिनके बारे में पता नहीं है, वो साइबर फ्रॉड और क्राइम के शिकार होते हैं। लेकिन डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ने के बाद ये सक्रियता दिखाई दी, और उसका ये नतीजा है कि इतने सिम कार्ड बंद किए गए हैं। देश में ऑर्गेनिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संसदीय समिति ने ऑर्गेनिक फसलों के लिए अलग एमएसपी घोषित करने का सुझाव दिया है। कृषि मंत्रालय को दी गई संसदीय समिति की रिपोर्ट में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है। साथ में कहा गया है कि सामान्य फसलों के मुकाबले ऑर्गेनिक फसलों का समर्थन मूल्य 20 से 30% ज्यादा करने का प्रस्ताव दिया गया है। सर, ऑर्गेनिक फसलों के लिए ज्यादा एमएसपी की सिफारिश क्यों? ऑर्गेनिक फसलें, खासतौर पर अगर आप भारत के नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों को देखें और पर्वतीय इलाकों को देखें, तो वहाँ अधिकांश फसलें ऑर्गेनिक ही हैं सामान्य रूप से, क्योंकि वहाँ पर उर्वरकों का इस्तेमाल कम होता है। अब जो सप्लाई चेन है फसलों की, उनमें ये फसलें भी उसी कीमत पर बिकती हैं जिस कीमत पर भारत के बाकी मैदानी इलाकों में उगाई जाने वाली फसलें हैं, जिनमें जो खाद के साथ, उर्वरक के साथ या केमिकल फर्टिलाइजर के साथ उगाई जाती हैं। ऑर्गेनिक फसलों के निर्यात की संभावनाएं भी हैं। शहरी इलाकों में एक नया तबका है जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीद रहा है और जो ऑर्गेनिक फसलों के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। तो इस पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि इनके लिए एक अलग एमएसपी तय किया जाए। हालांकि व्यवस्था कितनी आसान होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि 2 एमएसपी की धाराएं एक साथ बनानी होंगी, लेकिन ये कहा गया है कि इनको बढ़ावा देने के लिए अलग से एमएसपी दिया जाए, और वो एमएसपी सामान्य फसल से 10 से 20% प्रीमियम पे हो। यानी ऑर्गेनिक चावल जो है वो सामान्य चावल की तुलना में 20% प्रीमियम पर खरीदा जाए, या उसका समर्थन मूल्य 20% ज़्यादा तय किया जाए। एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन ऑर्गेनिक फसलों को लेकर तमाम सारे और भी सवाल हैं, कानूनी व्यवस्थाएं भी हैं जिन्हें ठीक करना होगा, लेकिन कोशिश शुरू हो गई है। अगली खबर, देश में ऑयल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कानून में बदलाव कर सकती है। चर्चा यह है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी को लीगल शील्ड देने का प्रस्ताव है। ये लीगल शील्ड क्या है, ये अंशुमान जी से समझेंगे। और ये लीगल शील्ड उस समय उपलब्ध कराई जाएगी जब ऑयल फील्ड एग्रीमेंट के तहत कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है या उसकी संपत्ति को जब्त किया जाता है। सर, किस तरीके से लीगल शील्ड देने की बात हो रही है और ये कोशिश से क्या ऑयल एंड गैस सेक्टर में निवेश आएगा? और हाँ सर, एक मेरी उसके लिए ये भी बता दीजिए, लीगल शील्ड का मतलब क्या है? ये भारत का जो पूरी कोशिश रही है पिछले करीब करीब उदारीकरण के बाद, 1991 के बाद से दुनिया से भारतीय तेल खोज में निवेश आकर्षित करना, ये सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड का रिफॉर्म रहा है। अगर आप 1995 से देखें, जब न्यू लाइसेंस एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी आई थी, वहां से लेकर आज तक भारत में कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, दुनिया की कोई तेल कंपनी बड़ा निवेश करने नहीं आई। पूरा का पूरा तेल एक्सप्लोरेशन सरकारी कंपनियों के हाथ में है। रिलायंस जैसी कंपनियों ने थोड़ा निवेश भी किया था, तो उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट हुए जो आपने देखा था। भारत ने लगातार हर 3 साल 4 साल में एक नई एक्सप्लोरेशन पॉलिसी लॉन्च की है। ऑयल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन ने सैटेलाइट के जरिए उन ऑयल ब्लॉक्स की पहचान की और लोगों और उन्हें दिया है कंपनियों को। इसमें स्थलीय ब्लॉक भी हैं और समुद्री ब्लॉक भी हैं। समझौते भी हुए
लेकिन अंततः भारत में कोई बड़ा निवेश पेट्रोलियम खोज के क्षेत्र में नहीं हुआ। ये बड़ी विफलता है। उसका नतीजा ये है कि हमारे भारत का घरेलू कच्चा तेल उत्पादन पिछले 10 साल से लगातार गिर रहा है और निर्भरता बढ़ते बढ़ते अब 90% के आसपास पहुंच गई है। तो एक इसमें बात ये पाई जा रही थी कि तमाम कंपनियां जिन्होंने भारत में निवेश की इच्छा जताई है इससे पहले कि जो ऑयल ब्लॉक आवंटित किए गए थे, उनमें बड़ी समस्या ये थी कि कभी भी कोई राज्य सरकार उसको बंद कर देती थी, कभी पर्यावरण के इशू आते थे, कभी तेल न निकलने के कारण जो डील की जाती थी क्रूड को निकालने की, उस पर सहमति नहीं होती थी और इसका नुकसान कंपनियों को होता था। तो ये जो लीगल शील्ड देने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि किसी भी स्थिति में अगर कोई ऑयल ब्लॉक रद्द होता है, कैंसिल होता है, तो कंपनी को उसका मुआवजा, उसका हर्जाना मिलेगा और ऐसा रद्द करने से पहले उसे कानूनी रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि वो तेल खोज बड़ा निवेश का कारोबार है। निवेश बहुत होता है, रिटर्न कम होता है। कई बार खोज में बड़ा पैसा लगता है और पर्याप्त तेल नहीं निकलता या उस तरीके का कच्चा तेल नहीं मिलता है उस गहराई तक या उस लागत का जिसे निकालने की जरूरत होती है। तो एक बार और भी फिर से नए सिरे से कोशिश की जा रही है कि भारत के क्रूड ऑयल की खोज में निवेश हो सके, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और उसकी अपनी निर्भरता, मतलब आत्मनिर्भरता की सबसे खराब स्टोरी है ये। सेल्फ रिलायंस की ये सबसे नकारात्मक कहानी है भारत में कि उसकी अपनी निर्भरता जो है, अपने देश के तेल उत्पादन पर निर्भरता ना के बराबर है ही नहीं उपलब्ध। ना तो तेल उपलब्ध है और ना नेचुरल गैस उपलब्ध है। इसलिए आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश है, विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए एक और प्रयास किया जा रहा है। अमेरिकी रिसर्च कंपनी वाइसराय रिसर्च ने आरोप लगाया है कि वेदांता ग्रुप से जुड़ी कंपनी हिंदुस्तान जिंक जितना कमाती है उससे ज्यादा डिविडेंड बांट देती है। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि डिविडेंड के लिए कंपनी कर्ज लेती है। वेदांता ग्रुप को लेकर वाइसराय रिसर्च का ये नया खुलासा। इससे पहले भी ये रिसर्च हाउस वेदांता ग्रुप की कंपनियों पर निशाना साधता रहा है। वाइसराय रिसर्च ने क्या आरोप लगाए सर, और वेदांता ने इसका जवाब कैसे दिया? क्या ये वाकई संभव है कि कर्ज लेकर डिविडेंड दिया जाए? मतलब मुझे लगता है अगर सर बैंक के नजरिए से देखिए तो बैंक या किसी ऐसी एप्लीकेशन पे साइन करेगा कि जिसमें कंपनी ये कहेगी कि हम डिविडेंड देना चाहते हैं, इसके लिए कर्ज दे दीजिए। हाँ, वायसराय जैसा जब वायसराय की रिपोर्ट पहली बार आई थी वेदांता के लिए, जब हमने अपनी चर्चा की थी और बोनस पॉइंट की दर्शकों ने याद होगा, हमने कहा था कि इस तरीके की कंपनियां काफी तैयारी के साथ आती हैं और ये वो क्रमशः ऐसी रिपोर्ट जारी करेंगी जिससे वायसराय के वेदांता के कामकाज पर सवाल उठेंगे। और पहली वाली रिपोर्ट ही काफी सनसनीखेज थी। उसमें वित्तीय स्थिति में यह कहा गया था उस रिपोर्ट में कि वेदांता ऑलमोस्ट डिफॉल्ट होने की स्थिति में है। उसके है पूरे खातों में कर्ज में लेन देन में जबरदस्त अनियमितताएं हैं। अभी उसका दूसरा चरण है और इसमें जो वेदांता की कंपनी हिंदुस्तान जिंक है उसके ऊपर महत्वपूर्ण और गंभीर आरोप लगाए हैं वायसराय ने अपनी रिसर्च में। वायसराय ने कहा है कि एचजेडएल ने, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपनी कमाई से ज्यादा डिविडेंड बांटा है और इस डिविडेंड को बांटने के लिए इससे कंपनी के संसाधन कम हुए हैं। दूसरी चीज यह है कि 2026 की पहली तिमाही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो फ्री कैश फ्लो था वो 3,600 करोड़ रुपए से कम था और इसलिए इसे नए कर्ज से पूरा किया गया। सालाना आधार पर करीब 5,000 करोड़ रुपए का कैश फ्लो टूट सकता है और इसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा। एचजेडएल ने, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने करीब 2,000 करोड़ का कर्ज लिया जिसमें 63% हिस्सा वेदांता ग्रुप को डिविडेंड के रूप में दे दिया गया। यानी यहां कर्ज लिया क्योंकि हिंदुस्तान जिंक एक सेपरेट कंपनी है और वेदांता लिमिटेड को कर्ज वापस किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो घूमकर निकल कर आ रही है, पिछले वाले जब पहली रिपोर्ट आई थी तब चर्चा में हमने संकेत दिया था कि जो इसका ऑडिटर है उसकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए और आमतौर पर ऐसे मामलों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गंभीर मुद्दे ऑडिटर को लेकर सवालों के घेरे में आते हैं। दूसरा ये कि वेदांता की जो सहायक कंपनी है जिसका नाम वेदांता सेमीकंडक्टर लिमिटेड है, इसकी काफी चर्चा रही पिछले दिनों में शुभम कि सेमीकंडक्टर में बड़ा निवेश करने वाली है, भारत को फ्रंट उसमें सेमीकंडक्टर क्रांति में आगे ले जाने वाली है। लेकिन वायसराय ने एक बड़ी सनसनीखेज बात कही अपनी रिपोर्ट में। उसने कहा कि ये जो वीएसपीएल है ये नकली कंपनी है, ये नकली यूनिट है, ये केवल फंड ट्रांसफर करने के लिए और रेगुलेटरी जांच से बचने के लिए बनाई गई है और ये इस कंपनी के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक और वेदांता ग्रुप शेयरों को सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल करता है, उन्हें प्लेस करता है और उनके बदले कर्ज लेता है।
इस पर वेदांता ने कहा है, स्वाभाविक सी बात है, वेदांता ने कहा है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और सारे डिविडेंड और लेन देन बोर्ड से मंजूर हुए हैं। जब पहली रिपोर्ट आई थी तब भी वेदांता की तरफ से कहा गया था और ये भी तर्क में ये कहा गया कि इक्रा ने हिंदुस्तान जिंक की मजबूत रेटिंग की है, इसलिए इसमें कोई गहरा कोई अनियमितता नहीं है। वायसराय बड़ी शॉर्ट सेलर फर्म है और पिछले वाले कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि इसने पूरी दुनिया में आधा दर्जन से बड़ी कंपनियों पर जब निशाना लगाया है और उन पर नतीजे उन कंपनियों के पक्ष में नहीं रहे हैं। तो ये शुरुआत है वायसराय बनाम वेदांता की, उसका ये दूसरा चरण था। अगली रिपोर्ट भी शायद आएगी, इस बात का संकेत है। ईडी ने ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए केस दर्ज किया है। मिंत्रा पर एफडीआई नियमों का उल्लंघन करके 1655 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। कंपनी मल्टी ब्रांड रिटेल के लिए होलसेल ट्रेड रूट का गलत इस्तेमाल कर रही थी। सर, क्या फ्रॉड मिला है? कैसे इस फ्रॉड को समझा जाए? क्या गड़बड़ कर रही थी मिंत्रा? मिंत्रा एक नए मामले में फंसी है और ये जैसा शुरुआत में शुभम ने संकेत दिया था कि वॉलमार्ट की कंपनी है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते तनावपूर्ण हो रहे हैं। वॉलमार्ट अमेरिका के एजेंडे में ई कॉमर्स शामिल है क्योंकि अमेरिका लगातार कह रहा है कि भारत के ई कॉमर्स बाजार को खोला जाना चाहिए, जहां अमेजॉन और वॉलमार्ट सबसे बड़ी कंपनियां हैं और इनके लिए और ज़्यादा रास्ते बनाए जाने चाहिए। ये मामला जो बना है 1654 करोड़ रुपए का, इस मामले में वॉलमार्ट और मिंत्रा दोनों शामिल दिखती हैं। जितनी सूचना हमें मिल पा रही है उसमें माना जा रहा है कि वॉलमार्ट को भारत में होलसेल कैश एंड कैरी स्टोर खोलने के लिए लाइसेंस मिला था। भारत में रिटेल में विदेशी कंपनियों को स्टोर खोलने की छूट नहीं थी। आपको याद होगा, बहुत पुराना मामला मुद्दा रहा है, इसके खिलाफ बड़ा विरोध हुआ था और एक कहा गया था कि वो होलसेल में काम करेंगी, यानी वॉलमार्ट अपना स्टोर खोलेगी और थोक में अपना सामान बाजार में बेचेगी। जबकि मिंत्रा को उसने टेक ओवर किया था, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, रिटेल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो कपड़े, खासतौर पर कपड़े और बहुत सारे सामान बेचता है। ईडी ने यह पाया है, काफी दिलचस्प है और काफी पेचीदा भी है कई मामलों में, ईडी ने यह पाया है कि मिंत्रा ने जो होलसेल के लिए सामान खरीदा था या जो होलसेल के लिए लाइसेंस लिया था रिटेल का, उस सामान को मिंत्रा के प्लेटफॉर्म से बेच दिया और उस लाइसेंस का दुरुपयोग करते हुए कैश एंड कैरी के बिजनेस को रिटेल ई कॉमर्स बिजनेस में पहुंचा दिया और यह नियमों का उल्लंघन है, फेमा का उल्लंघन है और इसलिए इस पे 1654 करोड़ रुपए की देनदारी बनती दिखाई दी और ईडी ने इसके खिलाफ फेमा का मामला दर्ज किया है इस रिकवरी के लिए। यह मामला थोड़ा दिलचस्प हो सकता है, आने वाले समय में जांच पड़ताल के बाद ये पता चलेगा और इससे वॉलमार्ट भी निशाने में आएगी क्योंकि वॉलमार्ट की कंपनी है। भारत ने 5 साल बाद चीन के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा खोल दिया है। वीजा को खोलने को लेकर बीजिंग में भारतीय दूतावास ने बुधवार को घोषणा की है। इस कदम को दोनों देशों के बीच रिश्तों में हो रहे सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। 2020 में गलवान की घटना के बाद भारत ने वीजा पर रोक लगा दी थी। सर, इस कदम को कैसे समझें और डिप्लोमेटिकली अगर देखें तो ये क्या कोशिश है? कई चर्चाएं हैं दिल्ली के कूटनीतिक सर्कल्स में। इसको 5 साल बाद अचानक भारत को चीन के नागरिकों को भारत में आने देने के लिए टूरिस्ट वीजा खोलने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके तार जरा हम जोड़ते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने भारत और चीन के रिश्तों को दोबारा गर्मजोशी में लाने की कोशिश की थी। और से थोड़ा पीछे जाएं तो पाकिस्तान के साथ संघर्ष में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन किया था, हथियार दिए थे, कर्ज दिया था। वो सारा जो अतीत था, बहुत पुराना नहीं, उस अतीत को भुलाकर भारत वापस चीन से जो जमी हुई रिश्तों की जमी हुई बर्फ है वो पिघलाने की कोशिश कर रहा है। और उस कोशिश में पहला चरण था एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा, जिससे कुछ निकला तो नहीं, चुनौती अभी बनी हुई है, रेयर अर्थ की सप्लाई नहीं आई, केमिकल्स की सप्लाई नहीं आई। दूसरी कोशिश ये है कि नागरिकों के लिए वीज़ा बहाल किए जाएं। माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों में खटास बढ़ रही है और आने वाले दिनों में उसमें कोई बड़ा सुधार होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए भारतीय पक्ष खासतौर पर कुछ कच्चे माल की आपूर्तियों जो भविष्य में रुक सकती हैं, उन खतरों से बचाने के लिए चीन के साथ थोड़ी उदारता दिखा रहा है। अब देखना है कि 2 यात्राओं के बाद चीन की प्रतिक्रिया इस पर क्या आती है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती भारतीय कंपनियों के सामने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की है, जो हम आपको बता रहे हैं। अगर चीन इसके बाद भारत को रेयर अर्थ की आपूर्ति शुरू करता है तो ये माना जाएगा कि ये जो मुहिम या जो कोशिशें की गई पिछले 15 दिन 1 महीने के अंदर, उसके कुछ सार्थक नतीजे निकल कर आए हैं। कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट मिलना शुरू हुए हैं। यूपीआई यूजर्स को विदेशों में पेमेंट करना आसान होने जा रहा है। यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था एनपीसीआई ने अमेरिकी कंपनी पेपॉल के साथ करार किया है।
इस करार के बाद यूपीआई यूजर्स के लिए विदेशी वेबसाइट या विदेश में पेमेंट आसान हो जाएगी। इस करार को लेकर पेपॉल की तरफ से घोषणा की गई है। सर, अब सवाल यह है कि पेपॉल वर्ड क्या है और इसकी योजना क्या है, दरअसल ये कैसे काम होगा, मोडस ऑपरेंडी क्या है इसकी? यह बेहद जरूरी खबर है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर जाकर बाइंग करते हैं, स्कूल में फीस भरते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, और उसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स या कंपनियां या मर्चेंट्स कोई भी दूसरा पेमेंट सिस्टम स्वीकार नहीं करते। या तो पेपैल स्वीकार करते हैं या आपके पास एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसके जरिए आप पे कर सकते हैं, और यह समस्या कई जगह आती। इस समस्या का समाधान अब भारत में हो जाएगा। पेपैल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी है, उसने एक बड़ा पेपैल वर्ल्ड नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यहां से भारतीय यूपीआई अब अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहा है। ये एक पेमेंट सिस्टम है जो डिजिटल वॉलेट को जोड़ रहा है, और करीब करीब 2 अरब के आसपास यूजर्स हैं पूरी दुनिया में, जिसमें पेपैल के यूजर्स भी हैं, यूपीआई के यूजर्स भी हैं, चीन के वॉलेट के यूजर्स भी हैं। उनको सबको मिलाकर एक जगह लाया जाएगा, और यह दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम बनकर सामने आ रहा है। पेपैल ने एनपीसीआई से डील की है, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है, जो यूपीआई को भारत में चलाता है, और इससे अब अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट पर अगर आपको खरीदारी करनी है, विदेश यात्रा में आपको विदेश में कोई भुगतान करना है यूपीआई के जरिए, तो आप पेपैल से उस देश में भुगतान कर सकते हैं, जो बहुत ही मुश्किल थी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में लोगों पे जाने के लिए, या तो उनके पास क्रेडिट कार्ड हो या कैश हो, क्योंकि यूपीआई से वो वहां भुगतान नहीं कर सकते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूपीआई यूजर्स को कोई पेपैल का अलग से अकाउंट नहीं खोलना होगा, किसी कार्ड की जरूरत नहीं होगी। उनका यूपीआई वॉलेट सीधे पेपैल के प्लेटफॉर्म सिस्टम से जुड़ जाएगा। आप पेपैल के सिस्टम से जुड़ जाएंगे और अपने यूपीआई वॉलेट के थ्रू, अपने यूपीआई अकाउंट के थ्रू वहां भुगतान कर सकेंगे। पेपैल ट्रेडर्स के लिए भी होगा, यानी जो व्यापारी हैं पूरी दुनिया में, उनके भी सिस्टम्स में कोई बदलाव नहीं होंगे, वो आसानी से यूपीआई से भुगतान ले सकेंगे। पेपैल ने जो अपनी जानकारियों में कहा है, उसमें उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको अगर अमेरिका में आप ट्रैवल कर रहे हैं और वहां किसी दुकान से शॉपिंग करनी है, रेस्टोरेंट का पेमेंट करना है, और अगर वो पेपैल स्वीकार करता है, तो आप अपने सामान्य मोबाइल फोन से यूपीआई के जरिए वहां तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप भारत में कुछ जगहों पर करते हैं। इसके साथ यूपीआई ये जो पेपैल का पूरा सिस्टम है, इसमें चीन का टेनपे, वीचैट पे, लैटिन अमेरिका का मर्काडो, पागो, वेनमो और कई दूसरे भी ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क्स और वॉलेट शामिल हैं, जिन्हें इसमें जोड़ा गया है, जिससे कि अलग अलग भूगोलों में, अलग अलग ज्योग्राफीज में पेमेंट का ट्रांसफर आसान हो चुके। और आखिरी और महत्वपूर्ण बात है कि पेपैल स्टेबल कॉइन रेडी है। पेपैल पहले से ही स्टेबल कॉइन की तैयारी कर रहा है, तो भविष्य में जब भी पेमेंट शुरू होंगे, और भारत में अगर स्टेबल कॉइन के इस्तेमाल की छूट होती है, दुनिया में कहीं आप स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे भी पेपैल के जरिए इसमें इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये जो तमाम मुद्राएं और तमाम बाजार हैं, उनके बीच जो लेन देन में समस्या आती है पेमेंट सिस्टम में, उसको निर्बाध करने के लिए ये महत्वपूर्ण पहल है। चलिए, अगली खबर। भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रोत्साहन यानी पीएलआई पर सवाल खड़े हुए। कनाडा ने डब्ल्यूटीओ में सवाल उठाए हैं कि प्रोत्साहन के तौर पर भारत की तरफ से शुरू की गई योजनाओं पर कनाडा ने भारत से विस्तार से सफाई मांगी है। कनाडा ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार के लिए प्रयास हो रहे हैं। सर, कनाडा के साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिश हुई, प्रधानमंत्री कनाडा की यात्रा पर गए, फिर ये विवाद कैसा? ये भी एक बड़ा फेरबदल है और बड़ा अपसेट है भारत की कूटनीतिक व्यवस्था के लिए। कनाडा से ये सवाल आना, हालांकि कनाडा के साथ भारत के रिश्ते बहुत खराब थे ट्रूडो के दौर में, मतलब लगभग डिप्लोमेटिक लॉकजैम की स्थिति थी, आपको याद होगा, बड़ा विवाद हुआ था कनाडा के साथ। लेकिन उसके बाद जब ट्रूडो सरकार गई और भारत से प्रधानमंत्री G20 की बैठक में भाग लेने के लिए कनाडा गए, तब वहां फिर से नए सिरे से चीजें शुरू हुई, यात्राएं भी शुरू हुई, और एक कहा गया कि भारत और कनाडा एक व्यापार संधि पर काम करना शुरू करेंगे। इस बीच ये जो कनाडा की तरफ से डब्ल्यूटीओ में सवाल गया है, ये बेहद सनसनीखेज और जरूरी, और सनसनीखेज इसलिए है क्योंकि पहली बार कनाडा ने भारत की पीएलआई स्कीम पर सवाल उठाया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम पर। भारत सरकार बजट से इसमें सब्सिडी और पैसा देती है कंपनियों को। वो कंपनियां भारत में तमाम सामान बनाती हैं, 16-17 अलग अलग उद्योग हैं, जिसमें कि मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सबसे बड़ा है, और उसके जरिए वो जो सामान बनता है उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाता है, अमेरिका और कनाडा को भी निर्यात किया जाता है। डब्ल्यूटीओ को दिए गए अपने प्रेजेंटेशन में कनाडा ने यह कहा है कि भारत को सारी जानकारी देनी होगी कि कौन से एचएसएन कोड हैं जिनमें पीएलआई का बना हुआ सामान जा रहा है, इसमें कितनी सब्सिडी दी जा रही है, और इसे क्यों लागू किया गया है। भारत के लिए थोड़ा झटका है, क्योंकि
ये मामला अगर आगे तूल पकड़ता है तो अमेरिका भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत की इसी तरीके की कोशिशों पर सवाल उठाता रहा। और आपको याद रखना होगा कि अमेरिका के विरोध के कारण ही भारत की निर्यात प्रोत्साहन स्कीम बंद हुई थी 2019 में, और उसके विकल्प के तौर पर ये पीएलआई स्कीम लाई गई थी जिसे लागू किया जा रहा है। तो भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बनते बनते फिर डब्ल्यूटीओ के मोर्चे पर तनाव या टकराव की स्थिति में पहुंच गए हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, इस पर भारतीय पक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना होगा। पर यह महत्वपूर्ण मामला है जो भारत की सबसे बड़ी, सबसे मेगा स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को डब्ल्यूटीओ की चुनौती के दायरे में ला रहा है। सर, आज कनाडा है, कल तो दूसरे देश भी सवाल उठा सकते हैं। मुझे यूएस की तरफ से संभावना लगती है, क्योंकि अमेरिका शायद इस पर सवाल उठा सकता है, क्योंकि भारत ने यह माना था कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत है और अपने देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए आप अगर कोई सब्सिडी या प्रोत्साहन देते हैं तो डब्ल्यूटीओ के तहत उसकी इजाजत दी जाती है। पर कनाडा ने जो सवाल उठाए हैं, और खासतौर से बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस के दौरान सवाल उठाए हैं, ये मामला थोड़ा आने वाले समय में तूल पकड़ सकता है, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया कि ये स्कीम भारत की पुरानी निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों की जगह लाई गई थी, जिसे अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी थी, और डब्ल्यूटीओ का फैसला भारत के विपक्ष में आया था। भारत उस मुकदमे को हार गया था और उसके बाद भारत को अपनी सारी निर्यात प्रोत्साहन स्कीमें बंद करके ये मेगा स्कीम लॉन्च करनी पड़ी थी। भारत और यूके के बीच ट्रेड डील पर दस्तखत हो गए हैं। प्रधानमंत्री यूके पहुंचे हैं और उन्होंने नई व्यापार की और नौकरियों के अवसर खोलने के लिए, तलाशने के लिए डील पर साइन कर दिए हैं। 4 साल तक चली लंबी चर्चा के बाद दोनों देशों के बीच डील पर सहमति बनी। डील की घोषणा मई में हुई थी, अब डील पर दस्तखत हुए हैं। ये डील ऐसे समय पे हुई है जब व्यापार समझौते के लिए भारत और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है। सर, पहला सवाल ये कि भारत और यूके के लिए इस डील में क्या क्या फायदा है, दोनों देशों में व्यापार कैसा है? शुभम, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि देखिए ट्रेड डील कैसे होती हैं। 4 साल लगा भारत और यूके को बात करके यहां लाने में, डोनाल्ड ट्रंप के तरीके से नहीं कि 3 महीने या 2 महीने में ट्रेड डील हो जाए। इस ट्रेड डील में 4 साल लगा है और उसके बाद भी कई सारे मुद्दे एजेंडे से बाहर हैं, लंबित हैं, जिनके बारे में आपको बताएंगे। भारत और यूके के बीच जो करीब करीब जो बायलैटरल ट्रेड है वो $57 बिलियन के आसपास, अगर आप पाउंड में माने तो करीब करीब 42.6 बिलियन डॉलर के आसपास है। भारत का के पक्ष में सरप्लस है, भारत का निर्यात सरप्लस करीब करीब $8.4 बिलियन, यानी भारत ज्यादा निर्यात करता है और यूके से कम आता है, तो भारत के पक्ष में सरप्लस दिखता है। भारत के प्रमुख निर्यात हैं पेट्रोलियम, कपड़ा, टेलीकॉम उपकरण, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, चमड़े, ऑटो पार्ट, आईटी सेवाएं। यूके के प्रमुख निर्यात हैं धातु, मशीनरी, पे और कई सारी प्रोफेशनल सेवाएं। अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखें इस डील को लेकर, इस डील के तहत जो प्रावधान है उस प्रावधानों में भारत के लगभग 99% एक्सपोर्ट्स सैद्धांतिक रूप से यूके में ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें इससे बाहर रखी गई हैं, पर जो मुख्य भावना है उस हिसाब से 99% निर्यात पर टैक्स नहीं लगेगा। ज्यादा महत्वपूर्ण चीज भारत के लिए है कि उसके आईटी और फाइनेंशियल और पेशेवर जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें यूके में आसान पहुंच मिलेगी और उन्हें उनके लिए काम करने के वीजा की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाएगी। कुछ कोटा आधारित शुल्क कटौती है भारत के लिए। फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर में कुछ थोड़े सहयोग की राह खुलेगी। यूके के लिए जो इसका सबसे बड़ा फायदा है भारत के लिए जिन उद्योगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा उसमें रिफाइंड पेट्रोलियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा निर्यात है यूके को, जो वैसे भी भारत के सबसे बड़े निर्यातों का हिस्सा है। इसके अलावा टेक्सटाइल, गारमेंट्स हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, और जो कीमती सामान है, धातु और आभूषण है, इनको सबको फायदा मिलेगा। चमड़ा उद्योग, ऑटो पार्ट्स, स्पोर्ट्स के उद्योग को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जबकि यूके को करीब करीब बड़ा लाभ मिलेगा नॉन फेरस मेटल्स के मामले में। नॉन फेरस मेटल्स में सोना सबसे महत्वपूर्ण है। भारत का सब बड़ा इंपोर्ट है सोने का, जो यूके के माध्यम से होता है। इसके अलावा मेटल स्क्रैप का बड़ा इंपोर्ट है जो भारत में आता है और उससे तमाम तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अलावा स्कॉच, विस्की और इस पर तमाम चर्चा होती है, हालांकि वो हिस्सा थोड़ा सा छोटा ही है। ऑटोमोबाइल हैं और मशीनरी है और तमाम प्रोफेशनल सेवाएं हैं। ये ग्रुप हैं जिन ग्रुप्स को फायदा होगा। यूके के लिए सबसे ज्यादा फायदा होगा मेटल्स की साइड में, और भारत के लिए तात्कालिक तौर पर सबसे बड़ा फायदा होगा रिफाइनरी और गारमेंट के साइड में।
सर दूसरा, आप जो आपने बात जिसका जिक्र किया कि कुछ मुद्दे ऐसे रह गए कि इन 4 साल में भी नहीं सुलझ पाए, कौन से वो मुद्दे थे? कई मुद्दे नहीं सुलझे। जैसे कुछ मुद्दे जो बाहर रखे गए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी नहीं हो सकी इस संधि के तहत। एफटीए तो हुआ पर बीआईटी नहीं हुआ, यानी यूके की कंपनियों के भारत में निवेश और भारतीय कंपनियों के यूके के निवेश का मामला नहीं सुलझा। एक और बड़ा मुद्दा जिसे कि हम अनदेखी कर रहे हैं क्योंकि हेडलाइंस दूसरी हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यूके से भारत में बहुत आता है क्योंकि यूके दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम्स का गढ़ है। उस पर उस पर कैसे सहमति बने, यूके की कंपनियां भारतीय स्टॉक मार्केट में जो निवेश करेंगी, एफडीआई करेंगी, यह मामला भी एजेंडे से बाहर कर दिया गया। भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वीजा उधार नहीं किया यूके ने, और स्थायी रूप से लोगों को वहां रहने के लिए, इमिग्रेशन के लिए माइग्रेंट्स का कोटा बढ़ाने पर यूके तैयार नहीं हुआ। इस डील में यह प्रस्ताव था जिस पर सबसे ज्यादा विरोध भी हो रहा था। आपको याद होगा जब ये डील फंसी थी पिछले यूके के पिछले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तब यही वजह थी कि सबसे बड़ा विरोध प्रवासियों को लाने पर था। भारत ने डेयरी में यूके को रोका और खाद्य क्षेत्रों में यूके को रोका। डेयरी में डोनाल्ड ट्रंप भी आना चाहते हैं, भारत ने यूके को भी नहीं आने दिया, तो शायद भारत अमेरिका को भी उसमें नहीं देगा। इसके अलावा यूके ने अपनी सार्वजनिक सेवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भारत को आने नहीं दिया है। पर जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सबसे बड़ा फायदा है कि यूके की कंपनियों को भारत की सरकारी खरीद में जगह मिल रही है। ये जो इसकी छिपी हुई बात है अंदर की, बिटवीन द लाइन्स है। भारत की सरकार का जो सरकारी खरीद का बाजार है करीब 38 बिलियन पाउंड का, वहां यूके की कंपनियां अब बिड कर सकेंगी। बाकी विवादित मुद्दे भी पेंडिंग है। समझौता लागू होने के लिए यूके में संसद की मंजूरी चाहिए। भारत में कैबिनेट की मंजूरी जरूरत होती, भारत में इस तरीके के समझौते संसद के सामने नहीं जाते हैं। कैबिनेट ने इसे सैद्धांतिक रूप से मंजूर कर ही दिया है। सर तीसरा सवाल एक और कि अब और जो एफटी हैं उन पर इसका क्या असर होगा? पहली चीज तो ये कि ये एफटीए यूरोपीय संघ के साथ जो भारत की बातचीत चल रही है उसके लिए बेस बनेगा, क्योंकि इस एफटीए का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि कुछ प्रावधान इसके तत्काल लागू हो रहे हैं, कुछ कोटे के साइड में जा रहे हैं और कुछ अगले 10 से 15 सालों में लागू होंगे। तो एक एफटीए का एक नया ढांचा निकल कर आया है जिसमें पूरा एफटीए एक साथ लागू नहीं होता है। भारत ऐसी ही कोशिश ईयू के साथ भी करेगा कि ईयू के साथ अगर कोई व्यापार संधि होती है जो कि करीब पहुंच रही है वार्ताओं के, तो उसमें कुछ प्रावधानों को, विवादित मुद्दों को एजेंडे से बाहर कर दिया जाएगा, कुछ को तत्काल लागू किया जाएगा, कुछ को बाद में लेके बाद में शामिल किया जाएगा। लेकिन भारत की यूके के बाजार में पहुंच से अब अन्य एशिया के देशों पर इस बात का दबाव बनेगा कि वो यूके के साथ सहयोग कर सकें, मदद कर सकें। यूके के लिए बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद यूके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था से, खासतौर से यूरोपियन यूनियन की ट्रेड सिस्टम से बाहर था और उसे एक ऐसी बड़ी संधि की जरूरत थी। और वहां के प्रधानमंत्री ने दावा भी किया है कि उनके लिए बड़ी बड़ी उपलब्धि है भारत के साथ संधि करना, क्योंकि इससे हजारों रोजगार वहां पैदा होंगे। अमेरिका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप का दावा है कि उनके कदम से अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का पावर हाउस बनेगा। ट्रंप ने कहा कि दुनिया में अमेरिका से हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस शुरू हुई है और अमेरिका इसे जीतेगा। सर ट्रंप के इस बयान को कैसे समझा जाए और ये जो प्लान है इसमें मुख्य प्रावधान क्या हैं? ट्रंप ने एक पूरा एआई एक्शन प्लान जारी किया है। कल व्हाइट हाउस ने उसका एक विस्तृत दस्तावेज जारी किया। उसके 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक तो महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि देश के अंदर एआई डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए तमाम नियम कायदों में ढील दी गई है। अमेरिका में एक बहस काफ़ी समय से है कि एआई का कंट्रोल कौन करे, एआई को रेगुलेट कौन करे, फेडरल एजेंसीज या स्टेट एजेंसीज। डोनाल्ड ट्रंप इस बात के पक्ष में है कि राज्यों को एआई को रेगुलेट करने के अधिकार नहीं दिए जाएं, और ये बात उन्होंने, जब कानून आएगा तब विवाद होगा, पर आदेश में तो ये बात स्पष्ट है कि राज्यों के पास अधिकार सीमित रहेंगे। सभी सरकारी एजेंसियों को सरकारी विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू करने का अधिकार दे दिया गया है। हर एजेंसी में एक चीफ एआई ऑफिसर बनाया जाएगा जो निगरानी करेगा। सरकारी कामकाज में एआई का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इससे एक बड़ा एआई मार्केट क्रिएट होगा क्योंकि सरकार बड़ी बायर हो जाएगी एआई सिस्टम्स की, सॉफ्टवेयर्स की। तो अमेरिका में एक बड़ी इंडस्ट्री एआई के बेस पर इंडस्ट्री शुरू होगी, जो अभी तक प्रयोग की स्थिति में या कंज्यूमर्स के साइड में एआई की इंस्टीट्यूशनल बाइंग भारत दुनिया में नहीं हो रही। दुनिया के तमाम देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने सिस्टम्स में जाने से ही रोक रखा है।
लेकिन अमेरिका ने पहल की है कि उसके सरकारी सिस्टम्स का हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाजार को बहुत तेजी से एक्सप्लोड करेगा, क्योंकि अब सरकारें खरीदेंगी सिस्टम खाता है। इसके साथ ही डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर के उत्पादन बढ़ेंगे। एआई के लिए बिजली की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो पावर सेक्टर में निवेश किया जाएगा, एटॉमिक एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी को आधार बनाया जाएगा, और डेटा सेंटर एक्सपर्ट्स को, चिप निर्माताओं को, क्लाउड विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना होगा। तो अगर आप एआई कंपनियों के लिहाज से देखें, एनवीडिया जैसी कंपनियां या ओपन एआई जैसी कंपनियों को देखें, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सरकार, एक दुनिया की सबसे बड़ी सरकार, अपने सिस्टम्स के भीतर एआई को इंटीग्रेट कर रही है। सर, ट्रंप के इस प्लान को अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नजरिए से क्या तैयारी दिख रही है? डोनाल्ड ट्रंप बड़े दो टूक हैं। उन्होंने इस प्लान को जारी करते हुए, व्हाइट हाउस ने इस प्लान को जारी करते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया की एआई पे कंट्रोल करना चाहता है और लीडरशिप लेना चाहता है, और ये पूरा प्लान उसी तरह से बनाया गया। छिपी हुई बात इसके पीछे ये है कि एआई की सप्लाई चेन पर नियंत्रण करने की कोशिश अमेरिका इस कानून के जरिए करेगा। एक सप्लाई चेन क्या क्या है? एआई की सप्लाई चेन में सबसे महत्वपूर्ण है चिप, जो कि एनवीडिया बनाती है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एआई की सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण है लार्ज लैंग्वेज मॉडल और सॉफ्टवेयर, जिसमें बड़ी कंपनियां अमेरिका के पास हैं। इसके अलावा तमाम तकनीकें और सॉफ्टवेयर हैं और इंटीग्रेशंस हैं। इस कानून के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जो एआई की पूरी सप्लाई चेन है उस पर अमेरिका का नियंत्रण हो, क्योंकि चीन इसमें बड़ी कॉम्पिटिटर के तौर पर आगे आ रहा है। दूसरी बात समझने की कोशिश करिए, एआई के पूरे सिस्टम पर जिसका कंट्रोल होगा, उसी के एआई स्टैंडर्ड्स दुनिया में लागू होंगे। अभी यूरोप अपना एआई स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहा है, चीन का अपना एआई ग्लोबल मानक है, और अमेरिका का अपना। यही तीन प्रमुख देश हैं जिनके पास अपने एआई स्टैंडर्ड हैं। अमेरिका की कोशिश है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में अमेरिका के एआई सिस्टम्स इस्तेमाल हो। तो जैसे आज इंटरनेट में अमेरिका के स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि आप और हम सब गूगल के, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका के इसके स्टैंडर्ड्स ही इसमें लागू होंगे। इसके अलावा यह भी है कि इसी के साथ अमेरिका को पूरी दुनिया में एआई सिस्टम्स बेचने के लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा। तो ये पूरी रणनीति डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यापक ट्रेड प्लान है टेक्नोलॉजी को लेकर, उसका हिस्सा है। चलिए, तो ये था बोनस पॉइंट, मुंबई से पहला बोनस पॉइंट, जब मैं और अंशुमान जी दोनों आपके साथ थे। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नए एपिसोड के साथ कल फिर आएंगे शाम को। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।